प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी चीज को गिनते हैं तो गिनते वक्त 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार की संख्याओं को हम प्रयोग करते हैं। तो ये गिनती की संख्याएं जो हैं इनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार लिखेंगे प्राकृत संख्याएं, इनको अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसमें 1 से प्रारंभ होकर हम संख्याओं को लिखते हैं 1, 2, 3, 4 और इस तरह से डॉट डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब आगे भी संख्याएं हैं। तो दूसरे प्रकार की एक संख्या है, अब जैसे जानते हैं कि जब हम लिखते हैं तो इनके अलावा शून्य का भी प्रयोग होता है। तो जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल नंबर्स, नहीं होल नंबर्स। होल नंबर्स इसमें शून्य भी शामिल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेने पर प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शून्य से प्रारंभ होकर आगे की ओर जाता है। दोनों को अगर हम तुलना करें तो हम देखेंगे कि शून्य जो है वो पूर्ण संख्या में है, प्राकृत संख्या में नहीं। बाकी जितनी भी संख्या एक, अगर कोई पूछे एक और संख्या है तो वो एक प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। 2 प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, 3 इस तरह से जितनी भी संख्याएं हैं सब प्राकृत और पूर्ण दोनों हैं। लेकिन शून्य एक ऐसी संख्या है जो केवल पूर्ण है। अब जैसे प्रारंभ में 1, 2, 3 सीखते हैं, लेकिन जब हम ऊपर की कक्षाओं में जाते हैं तो देखते हैं कि एक 2 तरह का होता है, एक धन और एक ऋण। एक धन एक ऋण, 2 धन 2 ऋण, इस तरह से सभी संख्याएं धन और ऋण के रूप में होती हैं। जैसे आप बैंक में जमा करते हैं 20 रुपया तो उसको हम लोग धन 20 कहेंगे, और जैसे बैंक से निकालते हैं अगर 15 रुपया निकाल ले तो उसको ऋण 15 कहेंगे। तो इस प्रकार हम दोनों के द्वारा अलग अलग तरह से अलग अलग संख्याओं को हम लोग
प्रदर्शित करते हैं, तो धन और ऋण संख्याएं। तो जब ये पूर्ण संख्याएं हैं, देखिए जैसे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से आगे, और इसमें हम ऋणात्मक संख्याओं को भी अगर शामिल करते हैं तो इस तरह से यह घटता जाता है पीछे की ओर। इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है, तो इस प्रकार एक अलग संख्याओं का परिवार प्राप्त होता है। इसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। अंग्रेजी में इसका नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स हम किसे कहते हैं? जब ये पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं। हाँ, तो पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या, इधर पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्याओं में शून्य, पूर्ण संख्याओं में शून्य नहीं, ऋणात्मक संख्याओं को, अब ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार हम देख लिए कि यहाँ 0 से आगे पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, और पूर्ण में जब हम ऋणात्मक शामिल कर लेते हैं तो इस संख्याओं का एक परिवार प्राप्त होता है, जिसमें दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं, और शून्य भी होता है। तो ऐसा संख्याओं का परिवार जो है पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब हम जैसे कभी देखते हैं कि कोई आकृति है, ये आकृति, इसको 4 हिस्सों में बांटते हैं बराबर बराबर, तो एक हिस्सा जो बनता है इस प्रकार का एक हिस्सा प्राप्त होता है। इसको हम कैसे दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं कि 4 हिस्सा में एक हिस्सा, तो ये एक अलग प्रकार की संख्या है। इस संख्या में क्या है? ऊपर जो है 1 है और नीचे 4 है। तो इस तरह की संख्याएं ऐसे भी हो सकती हैं, जैसे ये 3 है, 4 है, तो ऊपर जो है, तो ये ऊपर जो है 1 है, ये जो है पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, तो इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। तो जब कोई संख्या इस तरह से लिखी होती है, इस है ना, या इस प्रकार हम लिख सकते हैं, तो उसको कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं, हाँ, इसका परिभाषा होगा जिन संख्याओं को अंश और हर है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर कुछ है, अंश कुछ है, हर कुछ है ना, के रूप में लिख सकते हैं उन्हें, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, जहां ये ऊपर क्या है, अंश, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक में दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं, ऋण और धन। जहां P और Q कोई पूर्णांक है
लेकिन यह Q जो है एक ठो नहीं होगा, लेकिन Q शून्य नहीं होगा। मतलब आप समझ गए कि P के जगह पर कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक संख्या जैसे हम लोग देखते हैं तो ये शून्य होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, इस तरह से आगे की ओर, और इधर पीछे चलता है -1, -2, -3। तो यहाँ कुछ भी लिखा होगा इसमें से, लेकिन यहाँ कभी शून्य नहीं होगा। ये तो है Q शून्य नहीं हो सकता है। तो जैसे परिमेय संख्या जैसे है 2/3, यह भी पूर्णांक, यह भी पूर्णांक, 3/4, यह भी पूर्णांक, यह भी पूर्णांक। अब जैसे -2/3, आखिर माइनस है तो पूर्णांक तो है, यह भी पूर्णांक, यह भी पूर्णांक। और यहाँ शून्य भी हो सकता है, जैसे 0/5, यह भी पूर्णांक। लेकिन कभी ये शून्य नहीं हो सकता है। जैसे ये पूर्णांक नहीं है, जैसे हम लिखेंगे 3/0, क्योंकि P तो पूर्णांक ठीक है, लेकिन Q जो है यहाँ शून्य है। तो एक शर्त है, यहाँ कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कभी Q नहीं हो सकता, Q के जगह पर कभी शून्य नहीं हो सकता है। तो इस तरह से परिमेय संख्या को ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से सभी परिमेय संख्या है। अब देखिए, जैसे पूर्णांक संख्या हम जो लिखते हैं, पूर्णांक संख्याएं जैसे हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, और इस तरह से हम कितना लिखे हैं, डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे और भी संख्याएं, इधर पीछे -1, -2, फिर -3, फिर -4, तो इधर भी डॉट डॉट। तो ये संख्याएं देखिए, जैसे 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, और 1 को भी 1 लिख सकते हैं। 1 मतलब 1 को 1 भाग करेंगे तो 1 होगा। 2 और 2/1 में कोई फर्क नहीं। मतलब कोई भी पूर्णांक संख्या को अगर हम बटा में 1 लिख दें तो पूर्णांक संख्या उतना ही होता है। जैसे 3 और 3/1 दोनों एक ही चीज है। 4 और 4/1 मतलब सब के नीचे। तो इस तरह से ये जितनी संख्याएं हैं, इधर माइनस भी आएगा, ये 1, -2/1, -3/1, 4/1। तो इस तरह से सभी संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। तो जितनी भी पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक और धनात्मक, सभी परिमेय संख्याएं है ना। तो पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं, मैंने कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए जितने डॉक्टर हम कहते हैं, तो जितने भी डॉक्टर है आखिर मनुष्य ही न होंगे, तो सभी डॉक्टर मनुष्य हैं। तो कहने का मतलब जितने भी पूर्णांक हम लिखेंगे वो परिमेय संख्या के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो और ये जैसे पूर्णांक नहीं है लेकिन फिर भी परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम इसका है जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q शून्य नहीं हो। P क्या होगा, P भी पूर्णांक होगा, Q भी पूर्णांक होगा। तो इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो हम किसे धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्याएं। आप जैसे देखेंगे धनात्मक परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है। तो इसको हम धनात्मक कब कहेंगे, धनात्मक तब कहेंगे जब दोनों धन होता है इस रूप में। जैसे प्लस, अगर अंश भी धन हुआ और हर भी धन हुआ तो इसको हम लोग धनात्मक कहेंगे। या यदि दोनों ऋण हुआ फिर भी हम धनात्मक कहेंगे, क्योंकि दोनों ऋण रखने से ऋण। तो इस तरह से धनात्मक परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जिन परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों धन हो या दोनों ऋण हो, है ना, दोनों धन हो या दोनों ऋण हो। तो इस तरह से इस रूप में होता है। जैसे इस रूप में हम 2/3 है ना, 3/4 दोनों धन हुआ, -3/2, -3/2 दोनों में माइनस है, -8/-7। तो इस तरह की संख्या को हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब दोनों ही धन होगा या दोनों ही ऋण होगा, तो ऐसी संख्या को हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। अब दूसरा है ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो
ऋणात्मक परिमेय संख्याएं किसको कहते हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो इसमें होता है ठीक है उसका उल्टा, इसमें एक धन और एक ऋण होगा। देखिए जैसे जब इस रूप में होगा P धन होगा और Q ऋण होगा तो ऋणात्मक कहेंगे, या P ऋण होगा और Q धन होगा। मतलब इसमें अंश और हर दोनों में से एक धन होगा एक ऋण होगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 2 हम प्लस लिखे, -3 लिख दिए नीचे, है ना, 8 है ऊपर, नीचे है 2, चाहे नीचे है 5। तो इसमें एक धन है, ये ऋण है तो ये धन है, ये धन है तो ये ऋण है। तो इसी तरह से एक धन जब होता है और एक ऋण होता है, अंश या हर दोनों में से एक धन होगा तो जैसे ये P धन है तो Q ऋण है तो P धन। तो ऐसी परिमेय संख्या को हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। तो हम समझ गए कि जब परिमेय संख्याओं में अंश और हर दोनों ही धन होता है या दोनों ऋण होता है एक साथ, तो उसको हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। और धन दोनों में से जब एक धन और एक ऋण होता है तो उसको ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। अब एक उदाहरण से हम देखना चाहेंगे, परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक आकृति है और वही आकृति यहां भी है। अब यहां हम इसको 4 हिस्सा करते हैं, चाहे 2 हिस्सा करते हैं, और इसको हम 4 हिस्सा करते हैं। तो देखिए 2 हिस्सा में एक हिस्सा को हम ऐसे रेखांकित कर देते हैं। तो जैसे रेखांकित अगर कितना भाग है, देखिए रेखांकित कोई भी देखने से रेखांकित भाग को देख सकते हैं। 2 भाग में 1 भाग है, ठीक। और इसमें हम रेखांकित इसको करते हैं तो कितना करते हैं, 4 भाग में 2 भाग। लेकिन हम जब दोनों आकृति को देखते हैं तो इसमें भी आधा रंगा है, इसका मतलब दोनों समान है। तो इस तरह से हम यहाँ एक चीज देखते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार यहाँ क्या होता है कि 2 भिन्न है, 2 परिमेय संख्या है, इसका अंश 1 है, हर 2 है, इसका अंश 2 है, हर है। लेकिन हम जब हम चित्र में जाते हैं, आकृति में जाते हैं, तो दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसे परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्या जिसका अंश और हर मेल नहीं खाता है, समान समान ही होता है लेकिन बराबर होते हैं। देखिए इसका अंश 1 है, इसका अंश 2 है, इसका हर 1 है, 2 है तो इसका हर 4 है। लेकिन दोनों आकृति में जब हम तुलनात्मक ढंग से देखने का प्रयास करते हैं तो दोनों, तो इसको हम कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्या है। तो अंग्रेजी में तो इस तरह से हम समतुल्य परिमेय संख्या है, समतुल्य समान परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर। तो ऐसा अब हम यहां, तो इस तरह से हम समझ गए। तो जैसे आपको अगर कहा जाए 3/4 एक परिमेय संख्या है, अब हम कहेंगे इसको परिमेय संख्या क्यों कहेंगे, ये अंश है, ये हर है, यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या है का 5 तुल्य भिन्न लिखें, तुल्य भिन्न, तुल्य परिमेय संख्या लिखें
अभी परिमेय संख्या की बात है, परिमेय संख्या लिखें, परिमेय संख्या लिखें। तो जैसे अभी हम बताए कि एक परिमेय संख्या जो होता है उसके बराबर और भी परिमेय संख्याएं होती है, वो अकेला बराबर अकेला नहीं होता है। तो जैसे 3/1 4 है, तो इसी के बराबर अगर हम दूसरा लिखना चाहेंगे तो एक शर्त है, जैसे 3/4 है तो इसको अगर हम 2 से गुणा करते हैं अंश को, तो हर को भी 2 से गुणा, यही शर्त है। परिमेय संख्याएं नहीं बदलती हैं। कब नहीं बदलती हैं? अंश को हम जितना से गुणा करते हैं और हर को उतना ही गुणा करते हैं। जैसे ये 3/4 है, ये नहीं बदलेगा क्योंकि हम अंश को 3 से गुणा किया, हर तो दोनों समान है। इसी तरह से 3/4, इसको अंश को 4 से, हर को भी 4 से, 4 कर दिए। अब 5 से करेंगे 3/4 को, अंश को 5 से, हर को 5 से, 1 2 3 4 और एक बना सकते हैं। 3/4 को हम गुना करेंगे 6 से। तो इस तरह से 3/4 के तुल्य भिन्न